हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एनवायरनमेंट और पॉलिटी डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। एनवायरनमेंट की मिल जाएगी, पॉलिटी की मिल जाएगी, हिंदी, कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आज हम लोग जो नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं उसको कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जैसे अगर आप पढ़ना क्यों है, जैसे कि है ना, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में आता है। जैसे कि एग्ज़ाम है कि यूपीएससी का, सीएससी में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, सीएससी में भी अच्छी खासी इकॉनमी पूछी जाती है। ठीक है ना, तो सीएससी में तो काफ़ी बड़ा है। सीएपीएफ, अगर यूपीएससी का आप कर रहे हो तैयारी तो ये सीएपीएफ में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे इससे। ठीक है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, तो ईपीएफओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ईपीएफओ, तो उसके लिए आपको ये बेनिफिट होगा इस वीडियो का। और यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस में भी इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, और कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है ना, फिर वो चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे यूके पीसीएस हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। ठीक है, तो मतलब कि पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें अर्थव्यवस्था आती है, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और तीसरी चीज़ जो है, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट देने देने वाले हैं, जैसे कि अभी सुपर टेट कुछ पता तो है नहीं कब होगा, लेकिन अगर होगा तो उसमें इकोनॉमिक्स आती है 10 नंबर की। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, और 10 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 10 नंबर हो जाएंगे सुपर टेट में। ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, देखिए सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा सा उसका बेसिक समझेंगे। ठीक है ना, बेसिक से जो है थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, मतलब कि आप डायरेक्ट इसे बना सकते हो या फिर अपने हिसाब से जो मैं बताता जाऊँगा वो बना लोगे। ठीक है, तो नोट्स आप ऐसे ही बना लो, ये नोट्स पहले बने हुए हैं। ठीक है ना, मैंने बनाए थे। तो जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है ना, तो जो इकोनॉमिक्स है वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम जो व्यवहारिक उपयोग करते हैं, मतलब कि जो हम लोग एक्चुअल में यूज़ करते हैं, वो होती है इकोनॉमी। ठीक है, अगर किसी देश की बात करेंगे तो इकोनॉमी की बात करते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, तो ये अंतर होता है व्यवहार में और सब्जेक्ट में। मतलब कि व्यवहारिक में जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि उसको इकोनॉमी बोलते हैं। नहीं, किसी देश की इकोनॉमी कैसी है या अपने देश की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक तरह का सब्जेक्ट है। ठीक है, और इकोनॉमी क्या है, ये किसी देश के लिए, किसी स्टेट के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि फला देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है ना, हमारी इकॉनमी कैसी है, तो ऐसे बात करी जाती है ना। तो ये दोनों वर्ड में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है वो पढ़ने के लिए जो है दो तरह से, मतलब कि दो चीज़ें हैं इसमें अर्थव्यवस्था में। जैसे अर्थव्यवस्था जो है वो माइक्रो है और मैक्रो है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को कैसे समझते हैं, दो तरह से, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब किसी संस्था, संगठन, किसी संस्था के बारे में, किसी संगठन के बारे में अगर आर्थिक गतिविधियों का आकलन किया जा रहा है, उसके बारे में कोई भी चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं, तो वो होगा माइक्रो। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर बात करें किसी राज्य की, किसी राज्य की बात करें, ठीक है, जैसे कोई राज्य है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं, किसी देश की बात करें, या स्तर पर विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो उसे मैक्रो इकॉनमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो में ये अंतर होता है। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, माइक्रो और मैक्रो में। अब यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसकी परिभाषा दी हुई है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था जो है उसकी परिभाषा दी हुई है, तो मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग या
अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके जब हम आर्थिक गतिविधियों वाली एक व्यवस्था प्रारंभ करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा है, मतलब कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक उपयोग। अगर हम अर्थशास्त्र का उपयोग करें व्यवहारिक में, मतलब कि अपनी सोसाइटी में, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके जब हम आर्थिक गतिविधियों वाली एक व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो नियम कानून हैं उनका उपयोग करके हम आर्थिक गतिविधियों वाली एक व्यवस्था जब प्रारंभ करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये एज इट इज़ जो है डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। पेपर में भी अगर आप कहीं लिखने को मिलती है तो ये आप डेफिनेशन लिख दो अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अब देखो आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पे दी गई, से एक शब्द आया है आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों वाली एक व्यवस्था प्रारंभ करते हैं, तो ये आर्थिक गतिविधियों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, ठीक है। वैसे तो आर्थिक गतिविधियाँ तुम्हें 3 ही मिलेंगी, ठीक है ना, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जो चौथी और चतुर्थ और पंचम भी मानते हैं आर्थिक गतिविधि में। जैसे कि आर्थिक गतिविधियों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की, फिर आगे तृतीयक क्षेत्र की है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, मतलब प्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हम लोग खेती कर रहे हैं तो उसमें जो पेड़ पौधे फसल उगाई जा रही है वो सब प्रकृति की देन है ना। हम लोग तो केवल बीज बो रहे हैं, ठीक है ना, या पौधे लगा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं वो अपने किससे, प्रकृति के नियम के अनुसार, ठीक है। और जैसे खनन हो गया, खनन में मतलब कोयला हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के अयस्क हो गए, कोई लोहे का अयस्क हो या किसी भी चीज़ का अयस्क हो, या फिर हीरे की खान है, कोई भी खदान, और मत्स्य पालन, ठीक है ना। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि एकदम शुरुआती लेवल का, एकदम शुरुआत का लेवल, उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। मतलब जैसे कृषि हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, खनन हो गया। अब कृषि में जो मिलता है वो एक तरह से कच्चा माल हो गया, ठीक है ना। अभी उसको खाने योग्य बनाने के लिए काफ़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। खनन में भी जो कुछ मिलता है वो एक तरह से कच्चा माल होगा। उसको जैसे कि अब लौह अयस्क मिला तो लौह अयस्क के डायरेक्ट थोड़ी कि तुम रॉड बना लोगे कि लौह अयस्क मिला चलो उसकी रॉड बनाते हैं गला के, तो उसको मतलब कि उसको रॉड बनाने के लिए काफ़ी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और मत्स्य पालन, अब मत्स्य पालन किसी ने किया है तालाब में या किसी नदी से अगर कोई मछली पकड़ता है तो डायरेक्ट मछली थोड़ी खाएगा, उसमें बहुत सारा काम होता है उसको खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं मतलब कि जिनको उत्पादन तो हुआ लेकिन अभी वो एकदम यूज़ करने लायक नहीं होते, ठीक है ना, उनमें भी काम बाकी है, उनमें काम करना है, मतलब प्रोसेसिंग करनी है उनमें, ठीक है। तो इस तरह के जो एरिया होते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर्स का श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर का श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है, ठीक है। औद्योगिक लिखना है यहाँ पे, वो लिख गया है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, विनिर्माण और निर्माण आता है, ठीक है, विनिर्माण और निर्माण आता है। और जहाँ अवसंरचना का विकास हो, जैसे सड़क बिजली, मतलब कि जैसे सड़क और बिजली की अगर बात कर रहे हैं कहीं पर तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो श्रमिक होते हैं, इसमें श्रमिक होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक कुशल तकनीक, एक कुशल वाले होते हैं, एक अकुशल होते हैं। जो टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं वो एक तरह से कुशल माने जाते हैं, और अकुशल जैसे कि जो लेबर वाला काम करते हैं वो अकुशल हो गया, ठीक है ना। इस तरह के क्षेत्र, जैसे कि अकुशल श्रमिकों में जैसे कि कोई फावड़ा चलाने का काम है, कोई दिहाड़ी वाला एक दिन का जो काम होता है मज़दूरों का, वो सारे अकुशल श्रमिक में होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मनरेगा के लोग जो काम करते हैं ना वो अकुशल श्रमिक में आते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर उनसे इसी तरह का काम लिया जाता है, जैसे फावड़ा चलाना है, नहर साफ़ करनी है, तालाब बनाने हैं, या फिर कोई बड़ी सरकारी मेड़ बनानी है। इस तरह के काम जो होते हैं वो गांव में मनरेगा के श्रमिकों से लिए जाते हैं, तो वो अकुशल श्रमिक होते हैं। लेकिन कुशल श्रमिक क्या होते हैं, जैसे कि कोई बिजली बना लेता है, ठीक है ना, कोई पंखे का काम कर लेता है, कोई एसी बना लेता है, कोई फ्रिज बना लेता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी लगती है तो उनको माना जाता है कुशल श्रमिक। क्योंकि आप फ्रिज ऐसे नहीं बना लोगे, फ्रिज बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। एसी बनाना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि बस उठाया एसी खोल डाला, ठीक है, तो खोल तो दोगे फिर बंद कौन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन फावड़ा चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, बस
कोई अगर चलाना चाह रहा है तो थोड़ी देर देख ले कि हाँ कैसे चलाना है, चला सकता है, ठीक है। लेकिन जो इस तरह काम है फ्रिज का, एसी का, गाड़ी बनाने का, ठीक है, इन सब में थोड़ा प्रैक्टिस या और दूसरी चीज़ किसी से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के श्रमिक जो होते हैं उनको कुशल श्रमिक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेकर के आए होते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो श्रमिक होते हैं ना, इस तरह के जो श्रमिक होते हैं उनको वाइट कॉलर कहा जाता है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, तकनीकी वाले होते हैं, उनको वाइट कॉलर कहा जाता है, और जो अकुशल होते हैं उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ें यूपी पीसीएस में पूछ सकते हैं मैचिंग कराने के लिए, वो मैच बहुत करवाते हैं लोग, ठीक है। जैसे दे देंगे रेड कॉलर, इसे दे देंगे रेड कॉलर, फिर दे देंगे ब्लू कॉलर, फिर दे देंगे वाइट कॉलर, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, और फिर इधर लिख देंगे, ठीक है। क्षेत्रक लिख देंगे, है ना, कि प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है, मैच कराने को बोल देंगे, ठीक है। अब देखो जो इसमें देखो द्वितीयक क्षेत्र में 8 कोर सेक्टर होते हैं, ठीक है ना, 8 कोर सेक्टर हैं, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, विनिर्माण और निर्माण वाली जितनी चीज़ें हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में मतलब विनिर्माण और निर्माण वाली जितनी चीज़ें होंगी, सारी की सारी, मतलब जितनी भी तुम सोच पा रहे हो, अगर निर्माण में सड़क हो गया, बिजली हो गया, ये सड़क बिजली तो एक उदाहरण है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया वो सारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। इसमें 8 कोर सेक्टर होते हैं, जैसे कि ये लिखे हुए हैं 8 कोर सेक्टर, इनको एज इट इज़ लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता रहता है कोर सेक्टर में, ठीक है ना। यूपी पीसीएस भी पूछता है, और पीसीएस वाले तो पूछते रहते हैं, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और सुपर टेट में भी अगर हो सकता है आ जाए, है ना, ये 4 दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो याद होने चाहिए। इससे पहला है कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, और फिर है स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ध्यान रखना। देखो कोल का मतलब क्या है, यहाँ पे कोयला से है, ठीक है ना, कोल का मतलब कोयला से है। क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस जो चट्टानों वगैरह में बीच में मिलती है, इस तरह की। स्टील तो पता है स्टील क्या होती है, ठीक है। सीमेंट पता है, ये भी कोर इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, विद्युत जिसको बोलते हैं, और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, ठीक है, उर्वरक जो होता है ना खेतों में डालता है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं ये सारी आती हैं किसमें, 8 कोर सेक्टर में, ठीक है ना, 8 कोर सेक्टर में। इस तरह दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन दे देते हैं और एक नया कोई चीज़ डाल देते हैं उसमें, और पूछते हैं इसमें से कौन सा नहीं है, या 8 डाल देंगे उसमें और पूछेंगे कौन सा नहीं है, या पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो उसमें एक आध गलत बीच में कर देंगे। तो पीछे ध्यान रखना, अगर याद रहेगा तो कर ले जाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। इसे एकदम रटा होना चाहिए, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इंग्लिश में याद करो, जल्दी याद जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र पे, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर आता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र मतलब कि जैसे कि मानव संसाधन का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को पूरा किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मानव संसाधन के रूप में काम किया जाता है। जो इंसान होता है वो एक तरह से संसाधन होता है, ठीक है ना। इंसान क्या होता है, वो संसाधन होता है, और वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे शिक्षा के लिए क्या करेंगे, कोई टीचर होगा आपको पढ़ाएगा, ठीक है, तो वो एक तरह की सर्विस हो गई, ठीक है, तो वो सर्विस हो गई। ये आती है तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में कोई डॉक्टर है वो आपका इलाज कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे टीचर है वो पढ़ाएगा तो फीस लेगा, ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा कि उसको जो है उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के संबंध में कोई डॉक्टर है वो आपको दवा दे रहा है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, और उसकी भी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है ना। परिवहन में कोई ऑटो ड्राइवर है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ से ले जाकर यहाँ छोड़ दिया, तो आप उसको उसके बदले कुछ पैसा दोगे, तो उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं।
तो मतलब वो तृतीय क्षेत्र में इस तरह सर्विस दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो केवल आपको आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो आपके लिए कोई मेहनत वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो होती है लेकिन इतना भी नहीं कर रहे जितना कि वो लोग मतलब कि फावड़ा चलाने वाला काम तो हो नहीं रहा। वो एक तरह से सर्विस दे रहे हैं। एक जगह जैसे टीचर है एक जगह पढ़ाएगा, डॉक्टर है एक जगह बैठेगा, अब ऑटो वाला है ऑटो में ही बैठेगा, ऑटो के बाहर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि वो आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, आपकी सेवा कर रहे हैं। एक तरह से सेवा क्षेत्र आते हैं। शिक्षक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तृतीय क्षेत्रक में आएंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या होता है, मानव संसाधन का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, मानव संसाधन का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को पूरा किया जाता है। मेन काम आर्थिक गतिविधियों को पूरा करना है, और कैसे, मानव संसाधन का उपयोग करके। ये 3 एग्जाम्पल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो अब इतने में वैसे काम हो जाता है, किताबों में 3 ही क्षेत्रक होते हैं, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी 3 क्षेत्रक मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जो मानते हैं कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं जो होती हैं, आईटी सेक्टर की, एजुकेशन जो हो गई, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये जो होते हैं, और ज्ञान के क्षेत्रक, ये सारे चतुर्थ क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं, चतुर्थ क्षेत्रक में आते हैं, ठीक है ना। देखो ये भी सारी सर्विसें हैं, जैसे आईटी सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो ये भी सर्विसें हैं। कुछ लोग इसको तृतीय क्षेत्र का मान लेते हैं, और एजुकेशनल जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ठीक है ना। ये सारी आईटी पे काम हो रहा है ना। इसमें देखो, इसमें शिक्षा और इसमें एजुकेशन, इसमें जो एजुकेशन लिखा है और इसमें शिक्षा लिखा है, इसमें अंतर क्या है। इसमें जैसे कि ऑफलाइन काम हो रहा है, मतलब पढ़ाई ऑफलाइन जो हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो एजुकेशन दी जा रही है उसको माना जाता है चतुर्थक क्षेत्र में, ठीक है ना। बहुत पतला सा अंतर है इसमें, ठीक है ना। और रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है वो एक तरह का चतुर्थक क्षेत्र आता है, ठीक है ना। अब रिसर्च डेवलपमेंट करके एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सेवा तो दे रहे हैं, मतलब कि अगर कोई साइंटिस्ट है वो रिसर्च करता है, कोई नई मशीन बनाता है, तो वो बाद में एक तरह से लोगों के लिए यूज़फुल तो होगी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं हो रहा ना, तो उसको एक तरह से कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये चतुर्थक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है पंचम क्षेत्र, ठीक है। पंचम क्षेत्र, इसमें क्या होता है, कोई संगठन है, कंपनी है, उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उच्च पदों पर बैठे लोगों का जो समूह होता है, ठीक है ना, जो नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कि जो पॉलिसीज़ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको माना जाता है पंचम क्षेत्र का। जैसे कि नौकरशाह हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी पता होगा, है ना। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, मतलब कि जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, आईआरएस हो गए या पीसीएस हो गए, ये सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है, नौकरशाह होते हैं। कंपनी के मतलब कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, कंपनी के बड़े अधिकारी, यहाँ बड़े कर लेना, कंपनी के बड़े अधिकारी, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को, ठीक है, पॉलिसीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इम्प्लीमेंट भी कर, कुछ लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया आज, मतलब कि अभी तक जो डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में अंतर क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में क्या अंतर होता है, ठीक है, और माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, ठीक है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, डेफिनेशन डिस्कस करी हम लोगों ने कि डेफिनेशन क्या होती है अर्थव्यवस्था की, ठीक है। क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे पीसीएस लेवल का भी, तो उसमें बीच बीच में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, बीच बीच में पूछ लेते हैं। तो ये एकदम याद कर लेना, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग में भी शायद पूछते होंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, वैसे सिविल सर्विस में तो पूछते ही हैं, सिविल सर्विसेज में पूछते ही हैं, ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रहना। चतुर्थक क्षेत्र में क्या होता है, अगर पूछ लें कभी चतुर्थक क्षेत्र कभी कोई दे दे ना, वैसे तृतीयक क्षेत्र में काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जैसे पहला है सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। सरकार और राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं दी हैं। जैसे पहली है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है समाजवादी, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये किसके हैं, राज्य या राज्य मतलब कि सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। इन तीनों में अंतर क्या होता है, मतलब कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें अनियंत्रित
मतलब बाजार अर्थव्यवस्था मतलब अनियंत्रित होती है और बाजार पे बेस्ड होती है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है ना। बाजार पे छोड़ दी जाती है कि जैसी बाजार रहेगी वैसी इकॉनमी सेट होती जाएगी, ठीक है ना। वो अनियंत्रित होती है। समाजवादी क्या होता है, ठीक है ना। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था में कंट्रोल होता है, ठीक है, किसका, सरकार का, और कुछ पॉलिसीज़ बना के रखते हैं, उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो पूंजीवादी होती है, ध्यान रखना, वो अनियंत्रित होती है, ठीक है ना। पूंजीवादी कैसी होती है अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित होती है, बाजार पर आधारित होती है, ठीक, अनियंत्रित होती है, बाजार पर आधारित होती है, मतलब इकॉनमी को छोड़ देते हैं बाजार के ऊपर कि जैसी बाजार रहेगी वैसी इकॉनमी अपने आप सेट होती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पे भी डिपेंड कर जाती है वहाँ पर। और समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से कंट्रोल्ड है, जैसे हमारे यहाँ नियंत्रित करने के लिए आरबीआई है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मंदी होगी तो आरबीआई कुछ करेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर महंगाई हो रही है या मंदी आ रही है तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी आगे समझेंगे कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ जैसे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं अर्थव्यवस्था को एक तरह से पटरी पे लाने के लिए, उसमें योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि बजट पास होता है नहीं तो कुछ योजनाएं लॉन्च करी जाती हैं, उनका इकॉनमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक। और मिश्रित क्या होती है, मिश्रित में जो पूंजीवादी होती है और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है एक तरह से उसमें मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है तुम्हें देखने को मिलेगा, दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं का रूप थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब आगे देखते हैं विकास के आधार पर। ये तो हम लोगों ने देखा कि राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर तीन तरह की होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें दे देंगे ऊपर ऐसे क्वेश्चन देंगे, राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर कितनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली है पूंजीवादी, दूसरी है समाजवादी, तीसरी मिश्रित, फिर दे देंगे एक दो, दो तीन, एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं, इस तरह, ठीक है। विकास के आधार पर क्या होता है, विकास के आधार पर जो है देखो ऊपर देखी थी हम लोगों ने सरकार के स्वामित्व के आधार पर, और यहाँ पे विकास के आधार पर देख रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। विकसित मतलब डेवलप्ड, विकासशील मतलब जो डेवलप होने के लिए प्रयासरत हैं, और अल्प विकसित मतलब जो वही बहुत ही एकदम कमज़ोर हैं, ठीक है ना। अब क्या जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें दूसरे और तीसरे मतलब कि जो अभी क्षेत्र पढ़ा ना, पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ पंचम, तो जो दूसरा और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, मतलब कि जो अभी 8 कोर सेक्टर पढ़े, ठीक है ना, और सर्विस सेक्टर, उसका जो है हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। और विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मतलब कि दूसरी और तीसरी की तो होती है लेकिन जो पहली होती है उसकी कम होती है, ठीक है ना। पहली मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों वाली होती है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारी चीज़ें होती है उसका कम होता है, ठीक है ना। तो जो विकसित होती है उनमें दो मतलब कि दूसरी और तीसरी जो क्षेत्रक होते हैं, दूसरे और तीसरे क्षेत्रक, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। और विकासशील में क्या होता है, दूसरे और तीसरे की तो होती है हिस्सेदारी, लेकिन पहले की कम होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अल्प विकसित में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र को की जीडीपी में हिस्सेदारी होती है, मतलब कि जीडीपी में जो होता है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है। इसमें क्या होता है, पहली तीसरी की होती है, पहली तीसरी की तो इसमें होती है, साथ में पहली की दूसरी तीसरी की होती है, पहली की कम होती है, मतलब एग्रीकल्चर वाली जो होती है वो कम होती है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है, विकास क्रम की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुई। तो अर्थशास्त्रियों ने शुरू में क्या किया कि आर्थिक वृद्धि पर जोर दिया, ठीक है ना। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोगों ने आर्थिक वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद भी कुछ अर्थशास्त्री है जिन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ अर्थशास्त्री है जिन्होंने आर्थिक विकास का मॉडल जो है कहा कि अच्छा नहीं है, इसके लिए हमें डेवलपमेंट के लिए सतत विकास का मॉडल अपनाना चाहिए, ठीक है। किसका, सतत विकास का, मतलब कि ये क्रम ध्यान रखना, पहले आर्थिक वृद्धि की बात की गई, ठीक है, फिर आर्थिक विकास की बात करी गई, फिर सतत विकास की बात करी गई। अब जो हम लोग बात करते हैं, अब जो अर्थशास्त्री हैं वो बोलते हैं खाली सतत विकास से काम नहीं चलेगा, समावेशी और सतत विकास की ज़रूरत है सोसाइटी को, ठीक है, समावेशी और सतत विकास की ज़रूरत है, ठीक।
ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखना कि आर्थिक वृद्धि, फिर आर्थिक विकास, फिर सतत विकास और समावेशी सतत विकास, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है ना। अभी यूपी पीसीएस ने, ठीक है ना, अभी 2022 के एग्ज़ाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो है क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है याद होने चाहिए। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो पता होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतने पता होने चाहिए कितने होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग ऐसे, हमने एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने सारे गोल्स बताए हैं। आप एनवायरनमेंट वाली वीडियो में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे 14 वीडियो हैं लगभग अभी, तो वहाँ पे आप जाके देखोगे तो एक किसी थंबनेल में लिखा होगा SDGs, है ना, SDG लिखा होगा, SDG जैसे करके लिखा होगा। तो वहाँ पे वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें SDG के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ लो, ठीक है ना। मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, और बीच में आगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी बता दूँगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें, है ना। आपके काम की वीडियो हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।